हेलो हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज स्थिर वैद्युतिकी के का 9वां लेक्चर है और इसमें हम लोग आज देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसको देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से कि क्या बोलता है। देखिए, कूलाम का नियम जो बोलता है कि दो बिंदु आवेश, ये एक बिंदु आवेश है Q1 और ये एक बिंदु आवेश है Q2 और इसका बीच का दूरी R है। बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, तो दूरी की तुलना में आवेश का साइज क्या है? छोटा है, इसलिए हम उसको बिंदु आवेश बोल रहे हैं। और ये सब खेला किस में हो रहा है? ये सब खेला आपका निर्वात में हो रहा है। किस में हो रहा है? निर्वात में हो रहा है। ये सब खेला आपका निर्वात में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? निर्वात में। ठीक है, तो ये बोला है, कूलाम बोला है कि अगर दोनों समान प्रकृति का आवेश है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, यानी किस पर बल लगा रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ये होगा और इतना ही बल Q2 पर लगेगा। किस पर लगेगा? Q2 पर लगेगा। और कौन लगाएगा? 1 लगाएगा। Q2 पर लगेगा और 1 लगाएगा। ठीक है, Q2 पर लगेगा और 1 लगाएगा। ठीक, और ये इसी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, इधर से घूम के नहीं लगेगा। यानी जब दो आवेश है तो जितना एक आवेश दूसरे पे बल लगाएगा उतना ही दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा और दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशा उसकी क्या होगी? विपरीत होगी। तो हम लोग चलते हैं कूलाम का नियम क्या बोलता है। तो कूलाम का नियम को देखते हैं। देखिए, कूलाम का नियम, कूलाम एक वैज्ञानिक था जो दो या दो से अधिक आवेशों के बीच के बल के परिमाण का क्या किया था? फॉर्मूला दिया था और उसका एक नियम बनाया था और उस नियम को बोलते हैं कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युतिकी का कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये बोला था, ये 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? ये 3 नियम दिया था। पहला नियम बोलता है निर्वात में, ध्यान से देखिएगा, निर्वात में दो बिंदु आवेशों, निर्वात में दो बिंदु आवेशों, निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसा बल? विद्युत बल का परिमाण, विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। ये पहला नियम है। क्या बोल रहा है? देख लीजिए, हम फिगर बना दे रहे हैं। ये आपका है Q1 और ये आपका है Q2 और इसका बीच का दूरी हमको बोल दे रहा है R, इसका बीच का दूरी बोल दे रहा है R। तो इसके बीच जो प्रतिकर्षण का बल, अगर दोनों बल पॉजिटिव है तो आकर्षण करेगा, दोनों बल प्रतिकर्षण करेगा। तो किधर प्रतिकर्षण करेगा? ये इधर बल लगेगा F और ये भी इधर बल लगेगा F।
प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर दोनों में से कोई एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा, दोनों प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ये पहला बात क्या बोल रहा है कि जो ये बल लग रहा है, ये बल जो है वो क्या है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, तो दूसरा नियम देख लीजिए, हम बताते हैं। दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम आपको बोल रहा है, दूसरा नियम बोल रहा है कि निर्वात में, वही बात, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, कौन बल, कौन बल, विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, विद्युत बल का परिमाण दोनों, परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी माने आर बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच के दूरी के वर्ग, माने बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या बोल दिया, 2। ये दोनों जो लाभ है ये दोनों मैथमेटिकल टर्म में आएगा। और तीसरा जो लाभ है वो सिर्फ भाषा है, तीसरा जो लाभ है वो सिर्फ भाषा है। वो बोलता है, तीसरा लाभ बोलता है कि जो ये फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगती है, इसी के अनुदिश लगेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम के लगेगी, किसी तरह से घूम के नहीं लगेगी, इस मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगी। इसीलिए इसको, इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरी बात हमको क्या मिलेगी, तीसरा नियम में हमको बोलेगा, तीसरा नियम बोलता है, तीसरा नियम हमको बोलेगा निर्वात में दो बिंदु निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के हमेशा आवेशों के मिलाने वाली रेखा, आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगती है, के अनुदिश ही लगती है, इधर उधर नहीं लगेगा, उसी रेखा पर लगेगा, अनुदिश ही
लगती है। ये तीसरा केवल भाषा है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम एक जगह ले आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या आया था भाई, समीकरण 1 था ये, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 और 2 को हम एक जगह लिखना चाह रहे हैं तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण 1 और 2 से होगा। ठीक है, तो अब समानुपाती का चिन्ह मैं हटाऊंगा तो उसके जगह पर एक नियतांक आएगा, तब क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका बेसिक हुआ। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, तो K है आपका समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक है। इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं, इसे कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है, और कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। और इसका मान, इसका जो मान है वो कैसा मात्रक में आप ले रहे हैं, एसआई में ले रहे हैं, सीजीएस में ले रहे हैं, किस मात्रक में ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है, और क्या ये आप यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, और इस के का वैल्यू जब गुलाम ने इसको एक्सपेरिमेंटल लॉ कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल माने प्रायोगिक नियम कहा जाता है। इसको साबित नहीं किया जाएगा, ये प्रयोग किया गया है। बार बार गुलाम ने क्या किया, प्रयोग किया, उसके बाद ये फॉर्मूला दिया, तो इसको प्रायोगिक नियम कहा जाता है। जब वो इस बल को मेजर किया, बल को क्या किया, मापा, टॉर्सन बैलेंस से, ऐंठन तुला से जब ये मापा तो के का वैल्यू कितना आया देखिएगा। और इस के का वैल्यू जो आया वो आया, के बराबर आया 9 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या होगा, तो जब आप के लीजिएगा तो ये यहाँ गुना हो जाएगा और ये दोनों कहाँ चलाएगा, नीचे, तो के का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा के का। ठीक है, और के बराबर उन्होंने क्या किया, लिख दिया, क्या लिखा, के बराबर देख लीजिए, के बराबर वो एक और बात लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट क्या है, तो एप्सिलॉन नोट है, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसको बोला गया निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोला गया। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका भी मात्रक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, अगर हम के जगह में ये लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लीजिए, हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको यहीं पर हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम के को लिखें तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बोल दिया गया ये होता है। तो अगर आप एप्सिलॉन नोट का चाहते हैं यूनिट, तो यहाँ से इसको इधर ले जाइए तो ये यहाँ आएगा, इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। इसका मतलब यहाँ होगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, निर्वात में एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता को लिया गया है। तो ये आपका कूलाम के नियम का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। केवल अभी परिमाण है, कैसा रूप है ये, अदिश रूप है, अभी सदिश रूप नहीं है, अदिश रूप है। और कहाँ पे हो रहा है,
निर्वात में हो रहा। कहाँ हो रहा? निर्वात में हो रहा। ठीक है, अभी सदिश रूप हमने नहीं लिखा है, तो इस तीनों जितना भी इसका फॉर्मूला है वो सब हम आपको लिख देते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, तो क्या क्या फॉर्मूला आया आपका? तो आपका पहला पोर्शन में आया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को आपने क्या लिखा? या लिख दीजिए, आपने इसी को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपने इसी को लिखा F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम का के विद्युत बल का, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का ये फॉर्मूला आपका आया और ये अदिश रूप है। ठीक है, अब प्रश्न उठती है कि आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को 9 × 10⁻9 क्यों लिखा? तो देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 9 × 10⁻9। अब इसको कैसे आया है तो देख लीजिए, 1 बैठाते हैं 4, पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन नोट का मान अभी देखें 8.85 × 10⁻12। जब आपको इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब नियर अबाउट लगभग कितना आएगा? 9 × 10⁻9। ठीक है, इतना आएगा, इसलिए इसके जगह पर इतना लिखा गया है। ठीक है, और आप यूनिट लिखना चाहते हैं इसका तो ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब न्यूटन के नियम का जो ये फॉर्मूला आया है अदिश रूप, इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। तो देखिए, दो भाग में हम बांट सकते हैं, तो क्या न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बांटते हैं, देखिए क्या होगा। तो आपको पता चल गया है सर, क्या पता चल गया है? F बराबर कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपका मन कर रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखिए या 9 × 10⁻9 लिखिए। तो इसका दो रूप आ रहा भाई। तो ये तो SI पद्धति में है, किसमें है? SI सिस्टम में, SI सिस्टम में है। लेकिन जब CGS सिस्टम की बात किया जाएगा, CGS सिस्टम की बात किया जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जब हम इसको CGS में लिखेंगे तो ये K खत्म हो जाएगा, Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर होगा। और ये Q1 जो होगा, इसमें जो Q1 होगा, इसमें जो Q1 होगा, ये Q1 और Q2 जो होगा वो स्टेट कूलम में होगा, स्टेट कूलम में होगा। और R जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। और F जो आएगा, आंसर जो आपका आएगा, वो डाइन में होगा। किसमें होगा? डाइन में होगा। और यहाँ वाला F का मान न्यूटन में आएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम लोग इसका चलते हैं, सदिश रूप लिखते हैं। कौन रूप लिखते हैं? सदिश रूप लिखते हैं। या अभी सदिश रूप ना लिख करके हम लोग क्या करें, हम लोग माध्यम में जाए। अभी तो निर्वात में बात किया गया, अब हम लोग माध्यम की बात करते हैं। माध्यम में इस फॉर्मूला का रूप क्या होगा? तो माध्यम में जानने के पहले हमको माध्यम की विद्युतशीलता समझनी होगी। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? तो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता बोलने का मतलब है कि जब दोनों चार्ज को, हम दोनों आवेश को माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा? तो जब हम माध्यम में रखेंगे तो उसके मान में क्या आएगा? कुछ परिवर्तन होगा। तो माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m। ठीक है, और एक आती है सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या आती है? सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन r बराबर होता है आपका एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नोट। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं।
और इसे ही परावैद्युतांक भी कहा जाता है। परा, या लिख देते हैं आपको, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं, छोटा के से डिनोट करते हैं और इसको परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, और आप देख लीजिए दोनों समान राशि का अनुपात है, तो ये जो होगी ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होगी, यानी इसका मात्रक और बीमा नहीं होगा। किसका? सापेक्षिक या के का, सापेक्षिक विद्युतशीलता या के का। ठीक है, इसका अलग से होगा, देखे हैं हम लोग, और इसका भी अलग से होगा, लेकिन जब ये सापेक्षिक का बात करेंगे तो दोनों समान राशियों का अनुपात है, इसलिए मात्रक इसका नहीं होगा और बीमा भी नहीं होगा। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं कि जब कूलाम के नियम को यानी स्थिर वैद्युत की बल को लिखेंगे माध्यम में, तो हमारे लिए क्या जरूरी रहेगा? एप्सिलॉन एम, ये चाहिए। ठीक है, तो निर्वात में तो हमने देख लिया, अब माध्यम में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ई एम बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नोट के लिख सकते। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आता है कि के का है पानी का के का वैल्यू, सबका के का वैल्यू फिक्स रहता है, पानी का 80 या 81 होता है, हवा का 1 होता है, ऐसा ही कुछ होता है। वो जब भी के देगा, परावैद्युतांक देगा तो के का मान देगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल में देगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? माध्यम में कूलाम का बल। तो माध्यम में कूलाम का बल हम देखते हैं। माध्यम, पहले निर्वात में तो आप जानते हैं माध्यम में कूलाम का बल, ठीक है, या स्थिर वैद्युत बल या विद्युत बल। तो निर्वात में आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं निर्वात को एफ ओ माने निर्वात बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ पर है? निर्वात में, ये निर्वात में है। अब आप माध्यम में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एम माने मीडियम माने माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, माध्यम में आ गया, निर्वात में, यहाँ माध्यम में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसी को लिख सकते हैं, अभी आप देखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, अभी देखे हैं एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, या इसी को लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नोट और के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या में लिख दे रहे हैं। फिर या आप लिख सकते हैं इसी को, क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका माध्यम में सब हुआ, सब किस में हुआ? माध्यम में। ये सब आपका जो भी आया ये किस में है? माध्यम में, माध्यम में, और ये किस में? निर्वात। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दें हम इक्वेशन नंबर 1, तो क्या करें? हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, के का पता चल जाएगा, के का एक और फॉर्मूला नया मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें हम लोग? भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम भाग देते हैं, देखिए हमको तो पता है, तो समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर समीकरण 1 और
2 में भाग देने पर। तो हम कहा है समीकरण एक का था एफ नोट, और समीकरण 2 में बाएं साइड का था एफ एम। एफ नोट का फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के या एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये कट रहा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कट रहा, तो आपका बच क्या रहा है? एफ नोट बाई एफ एम, ये निर्वात में और ये माध्यम में बराबर। यहाँ पर तो 1 बचा और नीचे 1/k बचा, तो ये k कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपका हो जाएगा k बराबर एफ नोट बाई एफ एम, एफ नोट बाई एफ एम। तो आप परावैद्युतांक का परिभाषा यहाँ से बोल सकते हैं, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन आर सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता का एक और नया परिभाषा मिल गया। निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उतने ही दूरी पर माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। तो आपका अभी तक क्या क्या फॉर्मूला आया हम आपको लिख देते हैं। अभी तक आपका फॉर्मूला आया F बराबर 1/4 पाई, या K लिख दीजिए, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आया। ठीक, और क्या फॉर्मूला आया आपका? और अभी तक फॉर्मूला आया आपका एफ के और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट, और अभी देखे हम लोग एफ नोट बाई एफ एम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला आया किसका? परावैद्युतांक का या सापेक्षिक विद्युतशीलता का। और आगे इसका आएगा फॉर्मूला, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और आएगा, फिलहाल के लिए अभी यही, यानी परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता को क्या कहेंगे? माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, या निर्वात में लगने वाले दो आवेशों के बीच बल और उतने ही व्यवस्था में माध्यम में लगने वाले आवेशों के बीच के बल के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये दोनों का मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, और दोनों विमाहीन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एप्सिलॉन नोट और के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक और बीमा क्या होता है। मात्रक तो बता दिए हैं, मात्रक और बीमा दोनों देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो एफ बराबर हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, या के कर देते हैं, पहले के देख लेते हैं, के Q1 Q2 बाई आर। अब इसका हमको निकालना है मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, इसका निकालना तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी के बराबर आपका आ जाएगा FR² बाई Q1 × Q2। तो देख लीजिए एफ का होता है न्यूटन और आर दूरी था तो मीटर स्क्वायर, और आवेश का कूलम होता है कूलम स्क्वायर। अब इसका हमको क्या देखना है बेटा? बीमा देखना है। क्या देखना है?
बीमा, तो बीमा में क्या होगा, बीमा देखना है तो बीमा देख लीजिए क्या होगा, बीमा, तो बीमा हो जाएगा, देखिए के का बीमा देखिए, एफ का MLT -2, आर का L स्क्वायर बटा क्यू का होता है AT, क्यू का बीमा का होता है AT, तो 2 क्यू है तो A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर दें, रीअरेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, M है पहले से हो गया, L कितना है, L 3 हो गया, T कितना है, ये जाएगा ऊपर तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी T पर पावर -4, और A स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो -2। ये आपका बीमा हुआ, ये आपका के का क्या हुआ, बीमा हुआ। ठीक है, ये निकल गया। बोर्ड में पूछता है या आप कंपटीशन में भी पूछेगा, के का यूनिट और डायमेंशन पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं 1/4πε0 या के का, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, देख लेते हैं। तो अब हमसे पूछेगा कि भाई 1/4πε0 या ε0 का, तो पहले Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो 1/4πε0 का तो अभी देखें वही तो के था, तो ε0 का पूछेगा आपसे, तो यहाँ से ε0 बराबर क्या आ जाएगा, 4π का कोई बीमा उमा और मात्रक नहीं होता है, तो ε0 बराबर हो जाएगा, आप देखिएगा तो ये यहीं रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसको ले जाइए वहाँ, तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। अब इसका मात्रक देख लीजिए भैया, ठीक है, तो इसका मात्रक देख लीजिए क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर, देख लीजिए कूलम्ब और कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर बाई बल का न्यूटन और दूरी का मीटर। देखिए उसका उल्टा हो गया, के का उल्टा हो गया। बीमा देख लीजिए, तो इसका बीमा जब हम निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, बीमा, तो बीमा निकालिएगा तो Q1 और Q2 चार्ज है, चार्ज का क्या होता है AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे F है, F का बीमा MLT -2, और ये दूरी है, दूरी का L स्क्वायर, ठीक, जो के का आया था जस्ट इसका उल्टा होगा, देखिए, तो बराबर में क्या हो जाएगा, M पर पावर -1, L पर पावर -3 और T पर पावर -2 है, यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, और A स्क्वायर ऊपर में, देख लीजिए उसका उल्टा आ गया, ठीक है, उसका उल्टा आ गया। यानी आपको के का अगर पता है तो आप ε0 का बता दीजिएगा, जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, या ε0 का पता है तो के का निकल जाएगा, उसको उल्टा कर दीजिए, लेकिन बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप हम देखते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। हिंदी देख लीजिएगा, हमको थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है, हर सही दीर्घई में दिक्कत होता है। सदिश रूप ये देखना है, सदिश रूप, ठीक। तो पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर तो यही था भैया, यही था, ये Q1 और ये Q2, Q1 और Q2, और इसका बीच का डिस्टेंस क्या था, R, ठीक, R था। तो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों का है पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाएगा, लेकिन दिशा विपरीत रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इसका सदिश रूप लिखना है तो हम देखिए क्या लिखते हैं, पहले से हमको फॉर्मूला पता है, F बराबर 1/, यही लिख लीजिए 4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अदिश रूप है, केवल परिमाण है, इसको हमको सदिश में बदलना है। ठीक है, सदिश में बदलना है, तो हमने यहाँ क्या डाल दिया, एरो डाल दिया, यानी इसको तो सदिश बना दिया, अब इधर सदिश बनाना है। तो कूलाम का तीसरा नियम बोला है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है। तो रेखा के अनुदिश लगती है तो वेक्टर में दिशा बताने वाला इकाई सदिश होता है। कौन सदिश होता है, इकाई सदिश होता है। और बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। ये लाइन क्या है भैया, ये लाइन आपका आर है, तो इसी के एलोंग लग रहा, इसी के अनुदिश लग रहा। तब हम यहाँ पर एक इकाई सदिश ऐड करेंगे, तो इकाई सदिश के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा, आर। और इकाई सदिश को हम क्या करते हैं, कैप से लिखते हैं। और आपको पता होगा वेक्टर में कि आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर, या आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है। तो आप उस दोनों में से कोई लिख दीजिए, तब आप लिख सकते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर पर पावर वेक्टर बाई आर। अब इसको आप फाइनल लिख सकते हैं, फाइनल में आप लिख सकते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या Q1 Q2 बाई आर पर पावर कितना 3, और आर पर यहाँ पर वेक्टर के निशान। ये आपका हो गया सदिश रूप। ये क्या हो गया आपका, सदिश रूप हो गया। इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ये कौन रूप हुआ, ये हुआ आपका सदिश रूप, सदिश रूप हुआ, ये सदिश रूप हुआ। और आपको हम पहले बता चुके हैं अदिश रूप। अदिश रूप क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, अदिश रूप है, ये आपका अदिश रूप है। इसमें केवल परिमाण है, इसमें केवल परिमाण है, और इसमें ये सदिश रूप है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, तो आप सदिश रूप को कैसे कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। सदिश रूप को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर क्यू आर वेक्टर, या आप लिख सकते हैं एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर का मॉड पर पावर 3 और आर वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। आप इसके जगह में के लिख सकते हैं, आप इसके जगह में 9 × 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के जगह में 9 × 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं, या आप इसको के लिख सकते हैं, है आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, ये हुआ हमारा सदिश रूप। अब हम लोग अंतिम छोर पर जाते हैं और देखते हैं स्थिति सदिश रूप, क्योंकि एक ही लेक्चर में इसका पूरा चीज हमको कवर करना है। तो अब स्थिति सदिश रूप देखते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का स्थिति सदिश रूप, 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 स्थिति सदिश रूप, ये देखना है आपको। ठीक है, ये देखना है। तो स्थिति सदिश आप लोग 11th में पढ़े होंगे, बनाते हैं हम, फिगर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहीं से मान लीजिए आपका एक चार्ज कहाँ है, यहाँ है, और एक चार्ज यहाँ है। ठीक, यहाँ से इसकी दूरी r1 वेक्टर है,
और यहाँ से इसकी दूरी r2 वेक्टर है, और ये है q1 और ये है आपका q, और ये वाला को आप मान लीजिए कौन सी r, इसको क्या मान लीजिए r वेक्टर। ठीक, ये इधर ये इधर। ठीक, अब ये दोनों आवेश इसके अनुदिश बल लगाएगा, ऐसे ये आवेश ऐसे घूम के बल नहीं लगाएगा। Q1 की स्थिति कितना है r1 है, और Q2 की स्थिति r2 सदिश है। ये दोनों एक दूसरे पर बल इसके अनुदिश लगाएगा। किसके अनुदिश? इसके अनुदिश लगाएगा। अगर Q1 Q2 पर लगाता है तो ऐसे घूम के नहीं लगाएगा, ऐसे लगाएगा। तो जब ऐसे लगाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, F किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा? 1, F12। अगर ये इस पर लगा रहा तो ये लगाएगा आपका इधर, ये आपका इधर लगाएगा। किस पर लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा? 1 लगा रहा। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो? F12 निकालना हो। देखिए F12 सदिश रूप लिखना है F12, तो हम क्या लिखेंगे भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या, Q1 Q2 पाई R की दिशा किधर होगी? कौन सी निकाल रहे हो? 1 2, यानी 2 लगा रहा है। किस पर? 1 पे 2 लगा रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? F12 दोनों तो सेम लिखा गया है, 2 पर 1, यहाँ 1 पर 2, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होगा? 1 2, ये निकालना चाह रहे हैं। तो आपका R का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। यानी इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? R21 हो जाएगा। R21 पर पावर 3 R21 वेक्टर, यानी इसका त्रिभुज बना देते हैं हम आपको, देखिएगा। ये है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q1 है, और ये फोर्स लग रहा है इधर F कौन सी 1 2, और ये आपका है किधर से डायरेक्टेड है? ये, यानी R बराबर आपका हो जाएगा कितना? R कितना 21, और ये आपका है कितना R2, और ये कितना है R1। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो आप जानते हैं त्रिभुज सदिश के त्रिभुज योग के नियम से आप जानते हैं कि ये R2 प्लस R एक दिशा में देखिए जो चल रहा है, तो आप लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर कितना? R1 वेक्टर। तो R आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? R चाहिए। तो R बराबर हो जाएगा आपको कितना? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आएगा। और इस R को आप लिख सकते हैं R21, यानी R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, तो डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, R21। ठीक है, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? तब ये फॉर्मूला हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर, ये क्या है? Q2 पर Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल है। ठीक, तो बराबर में कहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना? Q1 Q2 पाई R21 के जगह में R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड पर पावर कितना? 3, और यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आपका F12 आ गया। ठीक है, ये आपका F12 आ गया। अब हमको निकालना है F21, तो F21 क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला वहाँ चला जाएगा। तो आप सिमिलरली इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F21 क्या है? ये दूसरे पर, किसके द्वारा? पहले के द्वारा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल। तो F21 बराबर क्या होगा? अगर आप इसको पॉजिटिव लिए हैं तो दूसरा वाला क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। बराबर कितना लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1
Q2 अपॉन, जस्ट इसको पलट दीजिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पर मॉड पर पावर 3 और हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये देख लीजिए F21 आया और ये है F12। अब इस दोनों को देखने से पता चल रहा कि दोनों का परिमाण क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का परिमाण सेम आएगा, लेकिन दिशा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। दिशा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं F12 का मॉड बराबर F21 का मॉड, यानी परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा क्या हो रहा, विपरीत हो रहा। यानी कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो यहाँ से हमें साबित हो गया कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कूलाम के नियम का अदिश रूप, निर्वात में, माध्यम में, फिर सदिश रूप और फिर स्थिति सदिश रूप। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है वो कब कब लगेगा, ठीक है, कूलाम का नियम कब कब लगेगा, तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के बीच लगना के लिए होता है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं लिखते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। पहला क्या बोल रहा, पहला बोल रहा है कि कूलाम का नियम, यह नियम केवल बिंदु आवेशों, यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। नियम केवल बिंदु आवेशों, केवल बिंदु आवेशों के बीच लगता है, के बीच लगता है। ठीक है, और ये दूसरा बात बोलता है कि ये परमाणविक दूरी पर नहीं लगे। समझ रहे हैं बात, यानी एटम का न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है उसके बीच, अगर यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 पर पावर माइनस 15 मीटर यानी परमाणविक दूरी हो, तब यह बल नहीं लगता, तब यह बल नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं लगता, ठीक है, बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक, ये निर्वात में भी लग सकता है और माध्यम में भी लग सकता है। ठीक है, अब कूलाम के बल की क्या देखा जाए, कूलाम के बल का गुण देखा जाए। तो कूलाम के बल से क्या हमें मिल रहा है वो देखते हैं।
कूलाम के बल का गुण। तो पहला बात देखिए, पहला बात कि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है, दोनों प्रकार का बल होता है। क्योंकि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा और प्लस माइनस होगा तो आकर्षण का बल होता है। ठीक। दूसरा बात, यह केंद्रीय बल होता है, यह केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है। इसका कहने का मतलब है, देखिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये बल इसी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर लगता है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक। सेंटर टू सेंटर, केंद्र टू केंद्र की बातें करता है। तीसरा बात यह क्षेत्रीय बल होता है, यानी वस्तु को संपर्क में रहना जरूरी नहीं है, यह क्षेत्रीय बल होता है, क्षेत्रीय बल होता है। ठीक। चौथा, यह निर्वात में भी लग सकता है और माध्यम में भी लग सकता है। यह बल निर्वात या माध्यम में भी लग सकता है, में भी लग सकता है। ठीक है। और पांचवा बात, यह बल न्यूटन के नियम का पालन करता है। न्यूटन के कौन नियम? न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। और बढ़ते हैं छठा, यह वर्ग व्युत्क्रम नियम कहलाता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम कहलाता है। क्यों भाई वर्ग व्युत्क्रम नियम क्यों कहलाता है? क्योंकि आपके फॉर्मूला में आया है बाबू, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि F जो है 1/r², और यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वर्ग व्युत्क्रम नियम। वर्ग दूरी का वर्ग और व्युत्क्रमानुपाती है, यही आपका क्या है? वर्ग व्युत्क्रम नियम, वर्ग व्युत्क्रम नियम। ठीक है, ये आपका कूलाम के नियम का गुण हुआ। ठीक है, तो आज हमने स्थिर वैद्युति के लेक्चर 9 में कूलाम के नियम का पूरा अच्छा से हम लोग क्या किए हैं, पोस्टमार्टम किए हैं। और इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सवाल बनाइएगा, तो सवाल बनेगा, न्यूमेरिकल भी मैं डालूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा, बोर्ड के लिए भी, नीट और जी के लिए भी डालूंगा। और आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे जैसे यूट्यूबर को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत डीप में आपको शिक्षा दे रहे हैं, और यूट्यूबरों जैसा नहीं है कि उड़ा उड़ा के आपको बतिया के चल दिया गया हाई फाई। तो हाई फाई नहीं, आपको हम डीप एकदम नॉलेज दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा पॉइंट सारा पॉइंट बता दे रहे हैं जिससे आपका क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे और अच्छी तरह से आपको बोल्ड होकर के वीडियो बनाकर लेक्चर बना करके यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि आपको मदद मिले। धन्यवाद।